लोकतंत्र का महापर्व देश में 9 राज्यों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश में भी, यहां पर भी 8 सीटों पर सुबह से ही मतदान डाले जा रहे हैं। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और जिस तरीके से अभी तक का आंकड़ा निकलकर सामने आए 32.38%, ये सुखद आंकड़ा है और पूरे देश में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और खास मेहमान और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल लगातार भोपाल स्टूडियो से जुड़ा हुआ है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। और अभी फिलहाल गिरिजा शंकर जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हमारे रेजिडेंट एडिटर ने पीसीसी चीफ से बातचीत की है, उन्होंने 8 से 12 सीट पर जीत का दावा किया है, जहां एक और बीजेपी का कहना है कि 29 की 29 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा उसके लिए को डहा देंगी। तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ का इस दावे को आप किस तरीके से देखते हैं? 8 से 12 सीट। देखिए, ये तो राजनीतिक दावे होते हैं। कोई भी पार्टी का नेता होगा वो तो यही बताएगा कि उसको सीटें, कांग्रेस तो कम बता रही है, उसको भी 29 सीटों का दावा करना चाहिए। ये दावे होते हैं, लेकिन इन दावों की असलियत जो है वो 4 जून को जब मतगणना पूरी होगी तब मालूम पड़ेगा। ये जरूर है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी उस प्रोपोर्शन में यदि हम जाएं तो लोकसभा में जरूर 7-8 सीटें वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। दोनों में लोगों का जो मतदाता है उनके प्रेफरेंस अलग होते हैं। जहां तक मुद्दों की बात करें तो आमतौर पर चूंकि लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं होता। लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह पर जो मतदाताओं की जो आवाजें आ रही हैं, उनकी बातें जो आ रही है, उसमें सड़क, नाली या पानी की व्यवस्था या दूसरी जो स्थानीय समस्याएं हैं उसका उल्लेख वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो पंचायतें हैं, नगर पालिका, नगर निगम है, उनका जो परफॉर्मेंस है, लोग उससे परेशान है, उससे दुखी हैं। उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समस्या का हल नहीं करता। लेकिन चूंकि उनके सामने फौरी तौर पर यही समस्याएं हैं, तो चाहे चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या कोई और, मतदाताओं के मुद्दे वही स्थानीय मुद्दे होते हैं। वो ये सवाल नहीं करते मैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि आपने पूरे पिछले 5 साल में लोकसभा के अंदर जो जो नीतियां बनी, जो 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 नियम बने, उसमें उनकी कितनी भागीदारी रही, कितना उन्होंने बहस में हिस्सा लिया, कितना उन्होंने अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उसको संसद में उठाया। ये सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो फौरी तौर पर जो मतदाताओं को सामना करना पड़ता है वो उन्हीं समस्याओं का होता है जो दैनंदिन जीवन में उनके सामने गुजरती है। और इसीलिए जब उनसे मुद्दों की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, तो वो बात करते हैं अपनी उन समस्याओं का। लेकिन जब वोटिंग बिहेवियर देखेंगे, जब चुनाव परिणाम आएगा, तो वोटिंग बिहेवियर उनका जो है वो बहुत हद तक इन मुद्दों से अलग, जो एक मेन स्ट्रीम जो मुद्दे होते हैं पूरे देश भर में, कहीं ना कहीं उससे वो प्रभावित होते हैं। कई बार जो प्रत्याशी है उसका परफॉर्मेंस या उसका जो मतदाताओं से कनेक्ट है वो एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज चूंकि इस दौर में ठीक है, बावजूद इसके यदि आप देखेंगे कि पिछले 3 चरणों में जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है वो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 5% कम है। यदि आज के चुनाव में थोड़ी बेहतर वोटिंग होती है तो भी ओवरऑल जो चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत होगा वो मध्य प्रदेश में इस चुनाव में 2019 की तुलना में कम ही होगा। इसके मायने क्या है ये भी मैं आपसे समझूंगी। फिलहाल हमारे सहयोगी निशात के पास लिए चलते हैं। निशात, क्योंकि आप सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, युवाओं का कौन सा मुद्दा आपको नजर आया, बुजुर्गों का, महिलाओं का, हर वर्ग का मुद्दा जो है मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल दीपिका, देखो मैं बता दूं, सबसे पहले जब युवाओं की बात होती है तो हम जैसे काफी युवाओं से बात करी है, उसकी बातचीत जो है हमने सुनवाई भी है। तो युवा चाहता है कि उसे एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल पाए। उसको वो ये नहीं चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, वो चाहता है कि कोई अच्छे उद्यम डाल दे, वो कोई अच्छा स्टार्टअप तैयार कर ले। इस तरह से उनकी सोच है कि वो देश के योगदान, जो विकास के योगदान में वो भी भागीदारी बनना चाहते हैं। तो उन्हें एक अच्छा और बेहतर रोजगार मिल पाए ताकि वो
युवाओं को जो है वो और प्रेरित करें और युवा जो है प्रेरित होकर के और देश की इकोनॉमी में जो है वो अपनी हिस्सेदारी निभा पाए। इसी तरह से जब हमने महिलाओं से बात करी तो महिलाओं का ये कहना है कि महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा है उनके सामने। जब किचन में जब खाना की बात होती है तो वो देखती है कि जब सब्जी बनाना उनके लिए थोड़ा सा दूभर हो जाता है, जब महंगाई होती है, तेल होता है, सब्जी होती है, तो इस तरह की जो तमाम बातें होती है तो उसको लेकर के वो थोड़ी सी नाराज सी नजर आती है। मगर उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से देश में जो अभी वर्तमान सरकार जो है वो काम कर रही है उसके कामकाज से वो खुश भी नजर आती है। इसी तरह से जब हमने बुजुर्गों से बात की तो बुजुर्गों का ये कहना है कि जिस तरह से सरकार जो चल रही है वो युवाओं के लिए ज्यादा सोचे, क्योंकि बुजुर्ग जो है बुजुर्ग के लिए तो जो करना है वो कर ही रही है सरकार, मगर युवाओं को जब अवसर मिलेगा तो ये देश को जो है आगे और अच्छी गति से जो है प्रगति दिला पाएंगे। इस तरह से तमाम मुद्दों पे हम सुबह से ही जो है हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं। मतदाताओं से जब बात कर रहे हैं तो अलग अलग तरह के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से नालों की सफाई है या रोड नहीं है या जो तमाम इस प्रकार की जो समस्याएं आती है, पानी नहीं है, इस तरह का जो तमाम जो समस्याएं हैं उनको लेकर के भी लोग बोलने लगे हैं। तो मगर इन सब के पीछे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो नेशनल जो इश्यूज होते हैं वो इन पे हावी पड़ते हैं और युवा भी जो है वो अपने जो मूल मुद्दे हैं उनसे थोड़ा सा छिटक करके और जो है नेशनल इश्यूज की तरफ चले जाते हैं और उसी के हिसाब से अब वोटिंग भी होती है। हालांकि जो स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय जब हम जिन लोगों से बात की है उनका साफ कहना है कि हम जो नेशनल इश्यूज है उनको तो ध्यान में रख रहे हैं, मगर हमारे जो लोकल इश्यूज है उनको भी ध्यान में रख करके हम वोट कास्ट करते हैं। जैसे अभी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे कि जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है तो दोनों में इश्यूज अलग होते हैं। विधानसभा में जो है लोकल मुद्दे ज्यादा छाए होते हैं, जब आम चुनाव जो होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में जो है नेशनल इश्यूज ज्यादा होते हैं। मगर अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इस बार का चुनाव है वहाँ पे नेशनल इश्यूज के साथ साथ जो लोकल मुद्दे हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि जब दोनों तरह के मुद्दे जब और अभी फिलहाल वोटिंग की रफ्तार यहाँ पे धीमी पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि शाम आते आते फिर से एक बार उछाल की हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल निशाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। डॉक्टर महेंद्र, अब आपके पास आते हुए, आप पॉलिटिक्स को जो अभी एक नया ट्रेंड सेट हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग वोटिंग के समय में ही 3 विधायक जो है बीजेपी कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये एक जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मूल बात यह है कि अब जो राजनीति हो रही है वो मुद्दों से ज्यादा बढ़कर के जो है स्वार्थ की तरफ जा रही है और नैतिक मूल्यों का जो पतन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम आज बात करें, जहां मालवा और निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ पर इंदौर का जो घटनाक्रम है ये अपने आप में इतना बताने के लिए काफी है कि जो कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट है वो अंतिम पलों में एक पूरी रणनीति के साथ कुछ ही घंटों पहले, जब नाम वापसी में जो है कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रहता है, उससे ठीक पहले अपना नाम वापस ले लेता है। भले ही उस पर अब पॉलिटिक्स हो रही है, लगातार कांग्रेस काउंटर कर रही है कि ये बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स है और बीजेपी के दबाव में आकर हमारे उम्मीदवार ने नाम वापस लिया है, लेकिन मैं इसको प्रेशर पॉलिटिक्स से इतर देखता हूं कि कैंडिडेट का भी अपना एक राजनीतिक धर्म होता है और कैंडिडेट खुद जब उसे पता होता है कि वो चुनाव मैदान में है, लगातार जनता के बीच जा रहा है, जनसंपर्क के दौर में शामिल हो रहा है और जिस पार्टी के लिए वो वोट मांग रहा है उस पार्टी के साथ वो दगा करने वाला है, उसे धोखा देने वाला है। यानी कि अब तो जो है डॉक्टर महेंद्र, अब क्या विचारधारा मायने नहीं नहीं रखती है पॉलिटिक्स में? बिल्कुल, ये साफ तौर पर ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट की भी उतनी ही गलती है जितनी जो है कांग्रेस पार्टी उस पर मॉनिटरिंग नहीं कर पाई। आप देखिए, कैंडिडेट इससे पहले जब विधानसभा इलेक्शन की तरफ मैं आपको लेके चलूं, यही अक्षय कांति बम जो है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होना चाहते थे, कांग्रेस के लिए तरफ से टिकट मांग रहे थे। उस समय उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्हें टिकट दिया गया, ऑफिशियल कैंडिडेट वो डिक्लेयर होते हैं और कुछ घंटों पहले नाम वापस ले लेते हैं। यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत राजनीति हो रही है और जनता की सेवा से इतर जो है स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो है नेता अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और एक ऐसा बड़ा शहर जो बुद्धिजीवियों का बड़ा शहर माना जाता है, वहां पर इस घटनाक्रम का सामने आना कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि राजनीति जो है अब मुद्दों से इतर जो है कदम बढ़ा रही है और मुद्दे कहीं पीछे छूटते, भावनाएं पीछे छूटती जा रही है।
मुद्दे छूटते जा रहे हैं? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था। अभिषेक शर्मा जी, जिस तरीके से डॉक्टर महेंद्र कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं स्वार्थ की राजनीति ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में वोटर्स कैसे विश्वास करें अपने नुमाइंदे के ऊपर? देखिए, जो चुनाव में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये कि सबसे पहले हमने राजनीतिक दलों को इररिलेवेंट कर दिया है पिछले कुछ सालों में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अकेले ने किया है, कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस कल तक जिनके साथ समझौता करके चुनाव में जाती थी, बाद में उनके साथ नहीं रहती है। टीएमसी भी वही करती है, ठीक है, बीजेपी भी वही कर रही है। तो सबसे पहले हमने लोकतंत्र के लिहाज से जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि हमने राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता को, सभी दलों ने आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर या बिना मिले भी एक दूसरे की विश्वसनीयता को बहुत कम कर दिया है। दूसरा, फिर उसके बाद जो नेता थे उनकी विश्वसनीयता को कम कर दिया, उनके पास जो विकल्प थे वो बहुत कम होते चले गए। तीसरा, अब हम मतदाता को भी इतना कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो वोट किसको दे रहा है। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश का पड़ोसी महाराष्ट्र है, वहाँ पे जितने टुकड़े जितने दलों के हैं, आप कल तक अगर उद्धव के साथ थे तो आप बाद में शिंदे के साथ हैं। वही एक ही पार्टी के दो टुकड़े हैं, एनसीपी के दो टुकड़े हैं, कांग्रेस छिन्न भिन्न है। तो कल तक जो मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक चौहान वहाँ पर वोट मांगने जाते थे, या फिर यहाँ पर कल तक जो बम साहब हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अब जो भी नेता जो कहता है उस पर भरोसा नहीं बचा है। जीतू पटवारी अगर कहते हैं कि उनकी पार्टी 8 से 10 सीट ले लेगी या 12 सीट ले लेगी, तो लोग ये पूछते हैं आप तो अपनी सीट हार गए, आप बताइए कि आप किस आधार पे ये क्लेम कर रहे हैं, और आप ये बताइए कि आप कब तक यहाँ पे टिके रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नेता खुद को इररिलेवेंट करते चले जा रहे हैं, उसने मतदाताओं के सामने एक बड़ी विकट स्थिति पैदा कर दी है। और मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा प्रोजेक्ट ताजुब की बात ही है कि जब ये नेता अपना पाला बदलते हैं ना, कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर होता है और बड़े ही कंफर्टेबल के साथ वो लोगों को एड्रेस करते हैं। नहीं, लेकिन देखिए, मुझे नहीं पता कि दूसरे पैनलिस्ट मुझसे कितना एग्री करते हैं कि नहीं। मैं ये मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी को, मैं मतदाता को इररिलेवेंट करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी कि मतदाताओं को असर पड़ना बंद हो जाए। ये चुनाव में जो नंबर्स कम हो रहे हैं, ये आप मानिए कि ये अंदर ही खाने एक किस्म का अवसाद पैदा ना हो जाए मतदाताओं में। ये एक में हो सकता है कि मैं एक बहुत शाह पक्ष पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जब देखिए, हम गरीबी में जब रहते हैं या कोई भी व्यक्ति गरीबी में रहता है तो वो हार मानने लगता है, लेकिन हम उसको, हमारे देश की व्यवस्था या लोकतंत्र उसको सपने दिखाती है, उसके लिए व्यवस्था करती है, उसको आगे बढ़ाती है। ठीक वैसे ही मतदाता के लिए भी वही होना चाहिए। मतदाता के लिए कहीं ना कहीं रोशनी की किरण होनी चाहिए कि वो जो वोट जिसको डाल रहा है उसका वोट उसके समय तक रहेगा। जो मतदाता इररिलेवेंट हो जाएगा, अभी नेता हो गए हैं इररिलेवेंट, पॉलिटिकल पार्टियां इररिलेवेंट हो गई हैं, मतदाता इररिलेवेंट हो गया तो इसका मतलब होगा कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। इसका मतलब ये कि वो इस प्रक्रिया में हिस्सा लेनी बंद कर दे। वो ये कहे कि मुझे नहीं पता है कि मैं जीतू पटवारी को चुनकर भेज रहा हूं, तो वो जीतू पटवारी के जिसने जो भाषण दिया था, या जीतू पटवारी सिर्फ एक उदाहरण है, वो कोई भी XYZ नेता हो सकता है और वो किसी भी दल का हो सकता है, वो कल तक वहां पर रहेगा या नहीं रहेगा, और मेरा वोट खराब होता है। मुझे इन सब पर अब भरोसा नहीं है। जो लेता है, जो पार्टी ले रही है, उस पर भी भरोसा नहीं है, और जो जा रहा है उस पर भी भरोसा नहीं है। आप ये मत मानिए कि जो वोटिंग परसेंटेज कम होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी विपक्ष के उदासीनता से होता है। वो पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके लोग भी उतने ही उदासीन हो जाएंगे। तो हमें सबको मिलकर ये जो मतदाता है इसको बचाना है। नेता है, दल आते जाते रहेंगे। इस देश का इतिहास लोकतंत्र है जिसमें हमने देखा है कि जो सबसे बड़ी ग्रैंड पार्टी थी कांग्रेस, उसके इतने टुकड़े हो गए हैं कि उसकी फ्रेंचाइजीज बट गई राज्यों में, और आप देखिए कि वो ओरिजिनल जो पार्टी थी वो भी नहीं बची। ये इंदिरा कांग्रेस है, कांग्रेस आई है तो, और बीजेपी ने भी जितने तरीके स्वरूप बदले हैं। तो राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, नेता आते, ये जो मतदाता है इसका भरोसा किसी भी कीमत पर बचा रहना चाहिए कि वो इस प्रक्रिया में अगर शामिल हो रहा है तो हम उसके वजूद को बचा ले जाएंगे। ये नेताओं की भी सवाल ये है ना कि वो भरोसा बच ही नहीं रहा है, उस भरोसे पे भी सवाल उठ रहे हैं। गिरिजा शंकर जी, क्योंकि आपने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला है, आप जाते जाते मैं एक और फाइनल में कमेंट्स आपसे मैं जानना चाहूंगी। इन चारों, अब हालांकि अभी चौथा फेज तो चल ही रहा है, पिछला तीसरा चरण और ये अभी का, किस तरीके से आप आंकलन करते हैं सर? नहीं, मुझे तो लगता है कि आज के चरण में थोड़ा बहुत मतदान अधिक हो भी गया तो ओवरऑल मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में वो कम ही रहेगा।
और ये जो मतदान का प्रतिशत कम मध्य प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है, और एक तरह से जो एक जो उदासीनता जो मतदाताओं में देखी जा रही है, वाकई वो चिंता का विषय है। लेकिन जहां तक नेताओं के दल बदल का या दूसरे दलों में शामिल होने का जो मामला है, वो जी आज हो रहा है ऐसा नहीं है, ये तो सालों से होता आया है। और आया राम गया राम जो है वो 4-5 दशक पुरानी बीमारी है, उसको दूर करने के लिए दल बदल कानून भी लाया गया, बहुत सारी चीजें लाई गई, लेकिन उसके बावजूद इसको रोका नहीं जा सकता। हाल के सालों में जिस बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ है, वो लेकिन लगता सर है तो कि बहुत आज की सामान्य हो राजनीति गया का ना ये। न्यू नॉर्मल हो इलेक्शन के गया। टाइम में ही, चुनाव से पहले ही, बिल्कुल नॉमिनेशन के बिल्कुल आखिरी क्षण में भी आप वापस ले रहे हैं, ये बहुत सामान्य हो गया है अब। आज की राजनीति का न्यू नॉर्मल मुझे लगता है, और इससे उबरने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन मतदाता इससे कंफ्यूज होता है ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो लोगों ने दलबदल किया और विधायक और सांसद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो उसमें से अधिकांश लोग जीत के आए। तो जो दल बदल हो रहा है उसको मतदाता नकार रहा है ऐसा भी नहीं है। जो दल बदल को कहीं ना कहीं जो होने वाले उपचुनाव में उनको यदि जिता देता है, तो कहीं ना कहीं उस दल बदल को अप्रूव भी कर रहा है। लेकिन जो विचारधारा की बात की जाती है राजनीति में, उस पर हम कितने कायम है, हमारे नेता कितने कायम है, और जो इस तरह के दल बदल को अपने पक्ष में होने पर उसको औचित्य सिद्ध करते हैं, ये कहीं मुझे लगता है सही नहीं है। विचारधारा के स्तर पर यदि कोई परिवर्तन होता है तो ठीक है, लेकिन यदि आप केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का परिवर्तन होता है, तो मतदाताओं के अंदर राजनेताओं के प्रति एक तरह का अविश्वास और एक तरह का असम्मान का भाव ही पैदा करेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, इन चुनावों को लेकर अपना विश्लेषण रखने के लिए। डॉक्टर महेंद्र, अब आपके पास आते हुए सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक वाइंड अप कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ, पिछला तीसरा चरण और अभी तक का। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है विचारधाराएं पीछे छूटती जा रही हैं, और देश में जिस मुहाने पर जो है लोकतंत्र के महापर्व के लिए आहुति देने के लिए मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, एक डिलीवरी सिस्टम की बात हो रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कमिटेड है और कमिटमेंट को फुलफिल करने की एनर्जी रखती है, उस पर जो है आज का वोटर वोट कर रहा है। ऐसे में शायद यही वजह है कि लोग जो है उसूलों की, सिद्धांतों की जो राजनीति है, उससे अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जहां पर उन्हें सत्ता दिखाई देती है, जहां पर उनको लगता है कि डिलीवरी सिस्टम पुख्ता है, उस दल की तरफ जो है झुकाव राजनीति में बढ़ रहा है। कई उदाहरण है मध्य प्रदेश में, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से सत्ता में वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो तमाम कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। न केवल पार्टी से बल्कि सरकार में अपने पदों से, विधायकी से इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं, फिर एक नई गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म होती है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है डिलीवरी सिस्टम की तरफ जा रही है, और इस सियासत को मैं सेल्फिश सियासत भी कहूंगा, क्योंकि इसमें जनता की सेवा से पहले वो अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं राजनेता। शायद यही विडंबना है हिंदुस्तान की राजनीति की, जहां पर जो है राजनीति को एक नया मोड़ और एक नया मुकाम भी मिल रहा है।